आज हम समाज से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए समाज के क्वेश्चन को शामिल किया गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हालांकि हमने समास पढ़ लिया है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं एक बार और कि समास समास होने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। जैसे यदि किसी शब्द में समास से वो शब्द बना है तो उसमें एक पूर्व पद होगा, ठीक है, उसमें एक पूर्व पद होगा, उसमें एक उत्तर पद होगा, ठीक। और समास की प्रक्रिया से जब कोई शब्द बनता है तो वह पद क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। और उस शब्द का क्या किया जा सकता है? समास विग्रह किया जा सकता है। विग्रह किया जा सकता है। ये बात है, मतलब कोई शब्द यदि दिया है और उसमें समास है कि नहीं, तो उसमें समास होने के लिए उसमें समास होने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। उस शब्द में एक तो पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा, और वो दो शब्दों से मिलकर, पूर्व और उत्तर पद से मिलकर बना हुआ पद क्या कहलाएगा? समासिक पद कहलाएगा। और जब आप उसका विग्रह करना चाहें तो उसका समास विग्रह भी संभव होगा, तब ऐसा शब्द समास से बना शब्द कहलाएगा। समास और संधि, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्द निर्माण के कुछ साधन है ना, ये हमने चीजें सीखी थी। इसके अलावा हमने बात करी थी कि समास जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, किसी चीज को संक्षेप में लिखना। यदि मतलब अधिक बात को कम शब्दों में लिख देना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके अलावा हमने एक और बात करी थी कि समास का जो ये शाब्दिक अर्थ है और इसका भावार्थ होता है प्रधानता। और हमने भी ये भी बात की थी कि प्रधानता के आधार पे समास 4 भागों में विभाजित किए गए हैं, है ना। अब प्रधानता किस चीज की? पद की प्रधानता। मतलब जो दो शब्दों से मिलकर यदि कोई शब्द बना है तो उसमें कौन सा पद ज्यादा प्रधानता रखता है, कौन कम प्रधानता रखता है ना। तो इस आधार पे जो समास है वो 4 भागों में वर्गीकृत किए गए। इतनी बात क्लियर है? ये आप समझे। अब थोड़ा समझिए, जैसे हमने बात की थी कि राजपुत्र एक शब्द है। अब ये समास है कि नहीं इसमें, ये चीजें कब पता चलेंगी? जब आपको ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। मतलब राजपुत्र अगर कोई शब्द है तो उसमें एक पूर्व पद होगा। तो देखो ये दो शब्दों से मिलके बना है ना, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये बड़ी चीज को हमने संक्षेप करके लिखा है राजपुत्र समास। अब इसमें एक पूर्व पद होना चाहिए। पूर्व पद है क्या? हाँ है, ये है पूर्व पद। ये क्या है? पूर्व पद। क्या इसमें कोई उत्तर पद है? हाँ, ये वाला क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद। क्या दो पदों से मिलके इसके बीच में समास होके क्या इसका समासिक पद है? तो हाँ, राजपुत्र क्या है? ये समासिक पद कहलाएगा, है ना। समासिक समास की प्रक्रिया से एक शब्द बना है तो समासिक पद कहलाएगा। राजपुत्र एक समासिक पद है। क्या इसका समास विग्रह संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। ऐसा होगा, इसका क्या बनेगा? राजा का पुत्र। का विभक्ति है इसमें, राजा का पुत्र। इस प्रकार से मतलब इसी को संक्षेप में करके क्या किया गया है? राजपुत्र। मतलब समासिक प्रक्रिया का यहाँ पे पालन हुआ है और राजा का पुत्र से क्या बना है? राजपुत्र बना है। इसमें दो शब्द हैं, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। दोनों को मिला के विभक्ति का लोप करके इसको संक्षेप करके लिखा गया, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? समासिक पद। और ये क्या कहलाता है? समास विग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से समास हुआ। अब एक और चीज, समास के प्रकार पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि समास समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बात करी थी कि ऐसे तो समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। लेकिन इनको अगर प्रधानता के आधार पर विभाजित करें हम, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार तो कितने हैं? पहला, जिसमें क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो। ठीक है, कोई ऐसा समास होगा जिसमें जैसे दो पद है ना, पूर्व और उत्तर, तो उसमें पूर्व पद प्रधान होगा। ज्यादा फोकस, महत्व ज्यादा किसका होगा? पूर्व पद का होगा। दूसरा, दोनों पद प्रधान हो, उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान समास। ठीक है। तीसरा, दोनों ही पद अप्रधान हो। कोई तीसरा ही पद क्या महत्व ग्रहण कर रहा हो? दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान हो। और चौथा, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान हो। इस प्रकार से समास का वर्गीकरण प्रधानता के आधार पर किया गया है। अब बात सुनिए,
पूर्व पद प्रधान वाला समास है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। एक ही समास है जिसका पूर्व पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान है, ऐसा कौन सा समास है? ऐसा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है, ऐसा है बहुब्रीहि समास। ऐसा कौन है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। उत्तर पद प्रधान वाले समास कौन है? तो यहाँ पे आपके 3 समास आते हैं। कौन कौन से? एक तो आ जाएगा आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष जो समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। एक आ जाएगा आपका द्विगु, द्विगु समास, और एक है आपका क्या? कर्मधारय, कर्मधारय समास। ये बात क्लियर है? तो ये हो गया आपके पद की प्रधानता के आधार पे समास के प्रकार। पूर्व पद प्रधान वाला अव्ययी भाव, दोनों पद प्रधान वाला द्वंद्व, दोनों पद अप्रधान वाला बहुब्रीहि, और उत्तर पद प्रधान में 3 समास आते हैं आपके तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ठीक। इसके अलावा अगर आपको प्रधानता के आधार पे ना पूछे, है ना, कि प्रधानता के आधार पे नहीं, ऐसे ही बताइए कि समास कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जो आपने यहाँ पे पद की प्रधानता के आधार पे अलग अलग डिवाइड किया, अलग अलग ना डिवाइड करके एक साथ लिख दो। जैसे पहला क्या लिखोगे आप? कि अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या लिखोगे? द्वंद्व। तीसरा बहुब्रीहि। चौथा कर्मधारय, कर्मधारय। पांचवा तत्पुरुष ना, और छठा द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, है ना। तो अगर समास के प्रकार पूछे तो 6 हैं, अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पे पूछा जाए तो फिर आपको वहां पे देखना है कि पद की प्रधानता के आधार पे समास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पूर्व पद हो प्रधान, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो, या उत्तर पद प्रधान हो। और उस आधार पे इनको किस प्रकार से वर्गीकरण किया है ये आपको पता होना चाहिए। कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान है। उसमें आपको दे दिया रहेगा कि अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तो किसका है? कर्मधारय का है। ऐसे पूछ ले जाएगा निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं है, उसमें आपको तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि दे दिया जाएगा, तो आंसर बहुब्रीहि होगा। तो इसलिए ये चीजें भी आपको क्लियर होना जरूरी है। हालांकि हमने समास वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डील कर लिया है, फिर भी आपका रिवीजन हो जाए इसलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं सबके एक एक एग्जाम्पल पे कि कैसे पूर्व पद प्रधान है। जैसे मैंने लिखा है जीवन, जीवन, जीवन मतलब लाइफ। ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक उपसर्ग जोड़ देती हूँ आ उपसर्ग, तो ये क्या बन जाएगा? ये शब्द आजीवन। पहले जीवन था, है ना, अब जैसे ही अ उपसर्ग लगा इसका मतलब ही चेंज हो गया। इस उपसर्ग के लगते ही ये पूरे शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है जीवन भर। मतलब इसने पूरा पूरा, इस शब्द का पूरा पूरा जिम्मेवार कौन है इस शब्द के अर्थ का? ये जो उपसर्ग है ये आ है। मतलब ये क्या हो जाएगा? पूर्व पद है, इसमें ये पूर्व पद है और ये क्या है? उत्तर पद है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान। और पूर्व पद प्रधान कौन सा समास होता है? हमने पढ़ा है अव्ययी भाव होता है। ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। और अभी हमने देखा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान है, मतलब अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा या तो वो उपसर्ग होगा, कोई सा भी उपसर्ग, या फिर कोई अविकारी या अव्यय शब्द होगा। अव्यय शब्द, अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जिसे लिंग वचन कारक काल के आधार पर चेंज नहीं होता। उपसर्ग या अव्यय शब्द लगकर पूर्व पद उपसर्ग होगा या अव्यय शब्द होगा, और उससे लग मतलब उसको यूज करके, उससे जुड़ के दूसरा एक नया शब्द बनेगा, और वो भी एक अविकारी की तरह ही काम करेगा। ये हमने पढ़ा है। ठीक है। तो ये हो गया पूर्व पद प्रधान। अब देखते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जैसे आप देख लो एग्जाम्पल, माता पिता। बताओ इसमें से कौन प्रधान नहीं होगा या किसका महत्व नहीं है? माता का अपना महत्व है, पिता का अपना महत्व है। तो यहाँ दोनों पद का अपना अपना महत्व है ना, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है, मतलब दोनों पद की प्रधानता है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे योजक चिन्ह करके पहचान जाते हैं कि और करके इसका विग्रह करना है। लेकिन कई बार योजक चिन्ह नहीं दिया होता है और फिर भी जैसे देवासुर,
देवासुर, इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्यों? देखो देव और असुर बनेगा, इसका आप विग्रह करोगे, देव और असुर, इस प्रकार से। तो ये भी किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। जरूरी नहीं है योजक चिन्ह आपको देखने को ही मिले, इसमें दोनों पद की क्या है? अपनी अपनी प्रधानता है। आई बात समझ में? अब तीसरी बात करते हैं, दोनों ही पद क्या हो? अप्रधान हो। जैसे आप देखो क्या लिखे, दशानन, दशानन, इसमें दो शब्द हैं, एक दस है और दूसरा क्या है? आनंद, दस और आनंद, ऐसा करके। ठीक, इसमें दो शब्द है, लेकिन फिर भी दशानन से अर्थ किसका? मतलब ना यहाँ दस से मतलब है, ना सर से मतलब है, ना संख्या से मतलब है, ना सरों से मतलब है। यहाँ पे दशानन बोलते ही हमारे दिमाग में छवि आती है कि दशानन रावण को बोला जाता है। मतलब इस शब्द का जो अर्थ है वो किसके लिए ऋण है, किसके लिए फिक्स है, किसके लिए प्रचलन में है? रावण के लिए। इसका मतलब ना यहाँ पे 10 का उतना ज्यादा कोई वो है, मतलब ना आनंद। ठीक है, यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब किससे निकल रहा है? रावण से, है ना। मतलब 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, जिसके अर्थात, अर्थात रावण। कौन सा समास है जिसमें क्या हो? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही पद क्या है? दशानन में दोनों ही पद अप्रधान है, दोनों ही पद अप्रधान है, अप्रधान। और कोई तीसरा पद, मतलब ये रावण, मतलब ना 10 पे फोकस है ना आनंद पे, कोई तीसरा ही पद रावण के लिए ये अर्थ प्रचलन में है दशानन का। तो कैसा समास है? बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि, इस प्रकार से। मतलब हमने क्या देखा कि एक जो हमने अव्ययी भाव देखा उसमें पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। हमने एक देखा जिसमें दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास, और एक हमने देखा जिसमें दोनों ही पद क्या है? अप्रधान है, बहुब्रीहि समास। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या बचा? दोनों पद अप्रधान हो गए, अब क्या बचा? उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। जैसे आप देखो एक एग्जांपल, मैंने बोला पॉकेट मार, अभी दो शब्द से मिलके बना एक पॉकेट और दूसरा मार, ये पूर्व पद है पॉकेट और ये उत्तर पद है। अब पॉकेट मार बोलते ही आपके दिमाग में पॉकेट की छवि आ रही है कि पॉकेट को मारने वाले चोर की छवि आ रही है? ऑब्वियसली जो पॉकेट को मार रहा है मतलब चोर की छवि आ रही है। मतलब कि फोकस किस पे जा रहा है? इस पे जा रहा है, पॉकेट को मारने वाला, है ना। ऐसे देखो नील कमल, नील कमल, अब इसमें भी दो शब्द, एक नीला और एक कमल। लेकिन क्या नील कमल बोलते ही आपके दिमाग में छवि किसकी आ रही है? नीले रंग की आ रही है कि कमल की आ रही है? कमल जो नीले रंग का है। तो आप देखो नील कमल बोलते ही दिमाग में फोटो बनती है नीला कमल, कमल की फोटो बनती है, मतलब कमल पे फोकस जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये पद प्रधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पद प्रधान है और उस हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉकेट मार है, यहाँ पे क्या जाएगा? पॉकेट को मारने वाला, इसका विग्रह क्या बनेगा? पॉकेट को मारने वाला। मतलब जहाँ पे कारक विभक्ति लगा के यदि विग्रह हो रहा है तो वो कैसा समास होता है? ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे देखिए नील कमल, इसमें क्या है? इसमें पहला शब्द क्या है? विशेषण है और दूसरा क्या है? विशेष्य। मतलब कमल की विशेषता बतलाने वाला शब्द है नीला, है ना। तो जहाँ पे विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध वाले शब्द अगर हैं तो वो किसमें आते हैं? कर्मधारय में। इसका क्या विग्रह बनेगा? नीला है जो कमल, क्या बन जाएगा? नीला है जो कमल। कौन सा है? कर्मधारय में ऐसा होता है, कर्मधारय। ठीक, फिर आइए अगला। अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? चौराहा, चौराहा क्या बनेगा इसका? चार राहों का, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। अब इस प्रकार के समास में क्या होता है? देखो चौराहा, चौराहा मतलब जहां से चार रास्ते गए हों, है ना, जहां से चार रास्ते गए हों, उत्तर प्रधान। ठीक है, ये क्या होगा? पहला पद यदि संख्यावाची है, दूसरा शब्द, दूसरा पद संज्ञा है और पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है। तो इस प्रकार का जो समास है वो किसमें आता है? द्विगु समास, और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है।
यहाँ पे किसमें जा रहा है, चौराहा मतलब जहां से चार रास्ते जा रहे हो, मतलब राहें, इस पे फोकस जा रहा है। और पहला क्या है, संख्यावाची विशेषण है। तो ये कैसा शब्द है, ये जो शब्द है इसमें उत्तर पद प्रधान है। और एक कौन सा समास है, चार राहों का समूह, ये बनेगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास, तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और पहला जो शब्द है वो संख्यावाची विशेषण होता है। देखो यहाँ पे भी जो पहला शब्द है वो विशेषण है, लेकिन ये संख्यावाची नहीं है। संख्यावाची छोड़ के कोई सा भी विशेषण होगा तो कर्मधारय, लेकिन संख्यावाची विशेषण होगा तो किसमें आ जाएगा, द्विगु में। और इन सभी में तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, सभी में कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो ये हमने रिवीजन कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको परेशानी नहीं होगी एमसीक्यू बनाने में। चलिए देखिए, पहला, प्रत्यंग में किस समास का, प्रत्यंग जो है ये किस समास का उदाहरण है। अब प्रत्यंग को देखो, प्रत्यंग को देखते ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, ऐसा बनेगा ये प्रति प्लस अंग, ऐसा करके ये दो शब्द है, ये मिलकर बने। मतलब अंग में क्या जुड़ा है, प्रति उपसर्ग जुड़ा है। और उपसर्ग लगा के बना हुआ जो समास होता है, जो शब्द होता है, वो किसमें आता है, अव्ययी भाव में आता है। देखो प्रति एक तो उपसर्ग है और दूसरा अव्यय भी है, अव्यय भी है ना, क्योंकि ये लिंग वचन कारक काल के आधार पे चेंज नहीं होगा। पूरा शब्द ही एक अव्यय शब्द, अविकारी शब्द बन गया है और ये लिंग वचन कारक काल के आधार पे चेंज नहीं होगा। किसमें आ जाएगा बताइए, अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। कौन सा पद प्रधान है पूछ दिया जाए प्रत्यंग में, अगर ऐसा ना पूछे कौन सा समास है, ये पूछ लिया जाए प्रत्यंग शब्द में कौन सा पद प्रधान है, तो कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद, सॉरी पूर्व पद। ठीक, प्रतिअंग, प्रत्येक अंग बनेगा इसका। चलिए अगला, सादर किस समास का उदाहरण है, तो किसका होगा बताओ, सादर को बताओ कैसे बना होगा ये शब्द, ये शब्द कैसे बना है, स प्लस आदर, है ना। और स क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग। और हमने पढ़ा है कि उपसर्ग या अविकारी शब्द से लगाकर बनाया गया शब्द किसमें आता है, अव्ययी भाव में आता है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या बनेगा इसका, अगर विग्रह आप करेंगे तो विग्रह क्या बनेगा, आदर सहित, आदर सहित। ठीक, विग्रह भी आपको सीखते जाना है। आगे चलिए, यथा संभव में कौन सा समास है, तो हमने समास वाले टॉपिक में ये चीज पढ़ी है कि जहां पे भी ये जो यथा, यथा संभव, मतलब यथा और प्लस क्या है, संभव, संभव। तो यथा ये क्या है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग लगा के शब्द बना है, मतलब कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। विग्रह करो, विग्रह कैसे बनेगा इसका, संभावना के अनुसार, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ये यथा संभव, संभावना के अनुसार, संभावना के अनुसार, ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। जब हमने समास पढ़ा था तो एक चीज और आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे भी नोट करके लिख लो कि जो अव्ययी भाव समास होता है, क्या बोला मैंने, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किससे मिलके बना होता है, या तो क्या होगा इसमें उपसर्ग होगा, या फिर क्या होगा, कोई अव्यय शब्द जुड़ा होगा, है ना, या फिर इसमें क्या होगा, शब्दों का दोहराव होगा, शब्दों का क्या, दोहराव देखने को मिलेगा, शब्दों का दोहराव, दोहराव इस प्रकार का, है ना। और उपसर्ग भी किस प्रकार के उपसर्ग ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अभी हमने देखा प्रति हो गया, अ उपसर्ग हो गया, आ या फिर बड़ा। अभी हमने एक और देखा कि स हो गया, है ना, यथा हो गया, फिर भर, भरपेट, भरसक, भरपूर, है ना, लाजवाब, लाइलाज, इस प्रकार का। ठीक, बेमतलब, ऐसा, बखूबी, बखूबी, ब उपसर्ग, इस प्रकार के और भी जितने उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे वो सारे उपसर्ग इसमें आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उपसर्ग तो नहीं है, रातों रात, इसमें क्या हो रहा है, दो बार क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, रात और रात, रातों रात, इस प्रकार। तो कौन सा समास हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल में कौन सा समास है, देखो नाम से प्रतिफल, प्रतिफल, ये उपसर्ग है, उपसर्ग, कौन सा समास होगा बताओ, अव्ययी भाव समास। यदि इसका विग्रह पूछ लिया जाए कि विग्रह क्या बनेगा तो बना दीजिए,
प्रतिफल, फल के बदले मिला फल, फल के बदले मिला फल, फल के बदले मिला फल, प्रतिफल। अब यही भाव समास, ये बात क्लियर है? आगे चलो। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखोगे दो तरीके के समास हैं, दो समास, समासिक पद का यहाँ पे मेल है। कैसे? देखो क्या लिखा है, चक्रपाणी, ठीक, दूसरा लिखा है दर्शनार्थ। अगर मैं इनको अलग अलग तोड़ूं तो चक्रपाणी का क्या बनेगा, चक्रपाणी का क्या बनता है, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है मतलब पानी मतलब हाथ, पानी में जिसके, जिसके अर्थात, अर्थात क्या, भगवान विष्णु। कौन सा समास, कौन सा समास है ये, बहुब्रीही है। मतलब ये जो चक्रपाणी जो है वो के कौन सा समास है, बहुब्रीही, बहु सा। दूसरा है दर्शनार्थ। दर्शनार्थ का मतलब क्या होता है, दर्शनार्थ का मतलब है दर्शन के लिए, दर्शन के लिए या दर्शन हेतु, दर्शन के लिए। अब के लिए इसमें क्या आ रही है, विभक्ति आ रही है, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। ऐसे तो अलग अलग शब्दों के भी आप समास विग्रह कर सकते हैं, ये भी एक समासिक पद है, ये भी। अब दो समासिक पद को मिला के एक बना दिया गया, चक्रपाणी दर्शनार्थ। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, चक्रपाणी के दर्शन के लिए, ऐसा है ना। तो किस में आ जाएगा, ये तत्पुरुष में आ जाएगा, में आ जाएगा तत्पुरुष, ठीक। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम एक में एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है बताना है। जैसे उपकृष्णम, उपकृष्णम तत्पुरुष बोल रहा है, महादेव कर्मधारय, पुष्प धनवा बहुब्रीही, और शुक बकम द्वंद्व। अब देखो आपको ये पहली बात तो पहचानना आना चाहिए, शुक बकम, इसमें शुक मतलब तोता, बकम मतलब बगुला, मतलब दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग है और दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास है, तो सही है। पुष्प धनवा कामदेव को बोलते हैं, तो बहुब्रीही समास, ये भी सही है ना। महादेव, महान है जो देव, क्या बनेगा, महान है जो, महान है जो देव, मतलब देव कैसे, महान, मतलब ये जो महाशब्द है देव की क्या बतला रहा है, विशेषता, तो कर्मधारय है, ये भी सही है। दूसरा बनता है उपकृष्णम, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, यहाँ पे क्या आएगा, अव्ययी, अव्ययी भाव समास आना चाहिए। मतलब ये कौन सा युग्म गलत है, ये वाला उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, उप क्या लगा यहाँ पे, उपसर्ग है ना, उपसर्ग लगा के ये शब्द बना है उपकृष्णम, तो ये उपसर्ग है, इसलिए किसमें आ जाएगा, अव्ययी भाव में, ना कि तत्पुरुष में आएगा, ठीक है। वैसे आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। रथ चालक का समास विग्रह बताइए, क्या होगा। तो रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, कौन सा, तत्पुरुष समास है, कौन सा है, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा है बताओ, एक तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सभी के तत्पुरुष समास बनते हैं, है ना। तो जो तत्पुरुष, रथ को चलाने वाला, को विभक्ति, को किस में आती है, कर्म में, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। या कर्म तत्पुरुष ना देगा हो तो देगा द्वितीय तत्पुरुष समास, कर्म को ही क्या बोलते हैं, द्वितीय कारक, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास, ऐसा क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। जनतंत्र, जनतंत्र कैसे बनेगा, जन का तंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जन का तंत्र, तंत्र किसका, जन का, मतलब क्या बता रहा है ये, जो का आता है किसमें आता है, संबंध में, संबंध कारक है ये, तो संबंध कारक विभक्ति लगी है इसमें, और जहां पे कारक विभक्ति लगती है वो कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब क्या विग्रह बनेगा, नेत्र से हीन। अपने कारक वाले चैप्टर में भी इस चीज को नोट कर लेंगे, नेत्र से हीन, है ना, बोलते ना पैरों से लंगड़ा, है ना, इस प्रकार से आंख से काना, इस प्रकार के यदि आपको शब्द देखे जिसमें अंग भंग की स्थिति बताई जाए,
है ना, कोई अंग भंग की स्थिति बताई जाए तो से विभक्ति यार, तो यहाँ पे करण कारक होगा, अपादान नहीं लगाना। कौन सा करण है? करण कारक है यहाँ पे, करण कारक की विभक्ति है से, इसको भी नोट कर लेंगे अपने कारक वाले में, जहाँ पे अंग भंग की स्थिति हो। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा? करण तत्पुरुष। ठीक, आगे चलिए। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह को तोड़ने वाला बनेगा इसका। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। कौन सा कारक? कर्म कारक। मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष में भी आप विभक्ति देख के बता सकते हैं, कर्म है, करण है, क्या है, तो को कर्म में आता है। ठीक, अगली बात, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति में आपका अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे बात करते हैं। मन माना में कौन सा समास है? मन माना, मन माना, मन से माना, मन माना क्या हो जाएगा? मन से माना क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक, आगे दिए गए शब्द में समास का सही विकल्प का चयन कीजिए। कृताकृत में कौन सा समास है आपको बताना है। तो कृताकृत, कृताकृत मतलब कृत अकृत, या तो ये विग्रह आपके सामने लिखा होगा, या फिर किया बेकिया, किया बेकिया, बेकिया, किया बेकिया, अर्थात किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना, किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना, या अधूरा छोड़ा गया कार्य, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख लो, अधूरा छोड़ा गया कार्य, अधूरा छोड़ा गया कार्य। ठीक, तो कृत अकृत किया बेकिया कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्वंद्व, द्वंद्व समास लगाएंगे ना। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर बनेगा इसका, परम है जो ईश्वर, मतलब ईश्वर कैसे हैं? परम है। ईश्वर शब्द की क्या बतला रहा है? परम शब्द विशेषता, ये एक विशेषण है। कौन सा समास हो जाएगा बताओ? कर्मधारय। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो दूसरे की क्या बतला रहा होता है? विशेषता बतला रहा होता है। अगली बात, गुरुदेव क्या हो जाएगा? गुरु रूपी देव, देव कैसे? गुरु रूपी देव, है ना। तो इसमें भी कौन सा समास है? यहाँ पे भी उपमेय उपमान का संबंध है, कर्मधारय समास है। ठीक बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? देखिए हमने जब हम समास पढ़ रहे थे तब भी इस बारे में बात की थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि में भी आते हैं और कर्मधारय में भी आते हैं। उन्हीं में से एक शब्द क्या है आपका? घनश्याम, घनश्याम। अब इसमें देखिए घन मतलब क्या होता है? बादल, और श्याम मतलब क्या होता है? काला, मतलब घन के समान श्याम। यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध है, उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण ये समास किस में आ जाएगा? ये जो शब्द है ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, दूसरी बात आप जानते हो कि ये जो घनश्याम शब्द है ये किसके लिए प्रचलन में है? किसके लिए इसका अर्थ ऋण हो जाता है? भगवान कृष्ण के लिए। मतलब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है भगवान कृष्ण के लिए यदि ऋण हो रहा है मतलब इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो ये जो घनश्याम शब्द है ये दोनों में आता है, ठीक है, कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि में भी। लेकिन हमने बात की थी क्या कि समास में कि यदि कोई शब्द कर्मधारय में भी आ रहा है बहुब्रीहि में भी आ रहा है तो उसका ज्यादा सही आंसर है क्या आपका? बहुब्रीहि। दूसरी बात, अगर इनका विग्रह समास के हिसाब से अलग अलग होगा, अगर कर्मधारय में आप घनश्याम का विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या? घन के समान श्याम, बस इतना। ठीक, ये कर्मधारय में विग्रह है, समास विग्रह।
लेकिन जब आप बहुब्रीही में करेंगे तो क्या बनेगा, धन के समान, धन के समान श्याम है जो, श्याम है जो, अर्थात, अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण, है ना। तो यदि घनश्याम शब्द दिया है तो ये कर्मधारय में भी आता है, बहुब्रीही में भी आता है, ठीक। और बहुब्रीही, बहुब्रीही यदि ऑप्शन में है तो फिर आपको बहुब्रीही में जाना है। दूसरी बात, यदि समासिक पद ना देखिए, उसका समास विग्रह दिया हो कि घन के समान श्याम, इस समास विग्रह में किस समास, ये जो समास विग्रह है किसका उदाहरण है, तो ये कर्मधारय का उदाहरण है, याद रखेंगे। लेकिन यदि समास विग्रह ऐसा दिया हो कि घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, तो फिर किसका उदाहरण है, बहुब्रीही का उदाहरण, ठीक। ये चीज को आप क्लियर करके रखेंगे। चलिए अब अगली बात करते हैं। चराचरम में कौन सा समास है, तो चराचरम, 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 है ना। तो यहां से देखो इसका मतलब क्या है, चर, चर, चर अचर, मतलब दो शब्द हैं इसमें, चर और अचर। ये जो जगत है, दुनिया चर अचर से मिलकर बनी है, मतलब दोनों ही, दोनों पद प्रधान है, मतलब कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा इसका उदाहरण, द्वंद्व समास इसका आंसर होगा, उसी का उदाहरण है ये। आगे चलते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा, तो इसका होगा अमृत रूपी वचन, है ना। अमृत रूपी वचन, कौन सा समास, कौन सा समास है बताओ। वचन को किसकी तुलना की जा रही है, अमृत, कर्मधारय में उपमान का संबंध है, कर्मधारय समास, ठीक। फिर आइए, कृताकृत में समास बताना है आपको, तो हमने अभी बात की थी ना पीछे, कृताकृत, कृताकृत मतलब कृत अकृत, क्या बनता है इसका, कृत अकृत। अगर ये नहीं दिया होगा तो किया बे किया बनेगा, किया बे किया, मतलब अधूरा किया गया कोई कार्य, किया बे किया। इसका उदाहरण है, द्वंद्व का उदाहरण है, लिख लें, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका उदाहरण है ये द्वंद्व, द्वंद्व का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, मतलब यहाँ पे अंबर मतलब कपड़ा, कैसा कपड़ा, नीला कपड़ा। विशेषण विशेष का संबंध है, कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय। नीलांबर बहुब्रीही में भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, नीलांबर में अगर ऐसा बना दें आप, है ना, नीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका, अर्थात, अर्थात बलराम, अर्थात क्या हो जाएगा, बलराम। तो फिर ये किसका उदाहरण है, बहुब्रीही, बहुब्रीही समास में ऐसा होगा। लेकिन जिस भी एग्जाम से ये क्वेश्चन उठाया गया है उसमें इसका आंसर क्या लिया है, कर्मधारय, क्योंकि बहुब्रीही ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक बात है। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आपको एक बात समझना है कि द्विगु समास होता क्या है भाई, द्विगु समास, द्विगु समास के बारे में हमने कुछ बातें सीखी है कि द्विगु समास जो होता है वो उत्तर पद प्रधान समास है, इसमें उत्तर पद क्या है, प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान समास है। दूसरा, जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद वो क्या होगा, एक संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण है, विशेषण। और उत्तर पद क्या होगा, द्विगु समास का उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद एक संज्ञा शब्द होगा, एक संज्ञा शब्द होगा। चलिए देखते हैं। भला बुरा, भला और बुरा, है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया भला बुरा, द्वंद्व समास। पसेरी, पसेरी मतलब, पसेरी मतलब 5 शेरों का, शेरों का समूह, समूह को, पूरा समस्त पद जो एक समूह को बताता है और शुरू में क्या है, 5 संख्या है, कितने शेर,
5 से संख्यावाची विशेषण है तो किसका उदाहरण है? ये द्विगु समास का उदाहरण है। नव युवक, युवक कैसा है? नव है, नव युवक। युवक कैसा? नव। ये नव नया वाला है, न्यू वाला, न्यू वाला नव है। मतलब युवक कैसा? नव। विशेषण विशेष्य का संबंध है, क्या हो जाएगा ये? कर्मधारय, कर्मधारय समास। वहीं देखिए बखूबी, खूबी में क्या है? ब उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग। इसका उदाहरण होगा बताओ? अव्यय का, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। शतांश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो शतांश देखो, शतांश, शतांश इसमें जो शत है, शत मतलब क्या होता है? 100। संख्यावाची विशेषण है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। गौरी शंकर शब्द में कौन शब्द किस समास का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? द्वंद्व का। गौरी और शंकर, या शिव पार्वती, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास शब्द है। आजकल रातों रात, रातों रात हमने पढ़ा था ना, रातों रात जहाँ पे रिपीटेशन हो वो कौन सा होता है? वो अव्ययी भाव होता है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास होता है जहाँ पे रिपीटेशन हो। ऐसी दिन दिन रिपीटेशन है। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है? वीर है। कैसा है पुरुष? वीर है। विशेषण विशेष्य का संबंध है, क्या बन जाएगा ये? कर्मधारय बन जाएगा, कर्मधारय। बचा क्या? आजकल, आज और कल द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जो द्वंद्व समास होता है उसमें एक बात आपको समझनी है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं फिर भी रिमाइंड कर लो आप थोड़ा सा। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। दूसरी बात याद रखेंगे, जब इनके विग्रह में दोनों शब्दों के बीच में या तो और लगता है या शब्द लगता है, जब विलोम है ना, विलोम का हो, या फिर अथवा, नहीं तो दोनों शब्द एक समूह के रूप में आते हैं और इनका इत्यादि भी विग्रह में देखा गया, इत्यादि शब्द भी, जैसे तन मन में ऐसा, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे या पेड़ पौधे इत्यादि, है ना, इस प्रकार की चीजें देखी गई है। तो दोनों पद, ये जो दो पद होते हैं, ये दोनों पदों में, ये जो दोनों पद प्रधान है, ये दोनों पद या तो एक दूसरे के विलोम पद होंगे, है ना, ये फिर क्या होते हैं, या फिर ये पूरक होते हैं एक दूसरे। इस प्रकार के जितने भी आपको शब्द देखने मिलेंगे वो द्वंद्व समास का उदाहरण होंगे। चलिए, कतर ब्योंत, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये थोड़ा अलग टाइप का है। कतर ब्योंत, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अब कतर ब्योंत का मतलब क्या होता है? कतर ब्योंत का मतलब है काटने छाटने की प्रक्रिया को, या काटने छाटने के ढंग को, काटना छाटना, काटना और छाटना। अर्थात क्या? अर्थात काटने छाटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काटने छाटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कतर ब्योंत कहलाती है। इसका उदाहरण हो गया, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया ये। ठीक, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फिर आइए निर्दय, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये भी क्या है? थोड़ा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे, बाकी सब में तो आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन ये कतर ब्योंत हो गया, निर्दय हो गया, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो निर्दय मतलब दया नहीं है, हृदय किसको बोलते हैं? दया नहीं है जिसमें, जिसमें अर्थात, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति होगा ना, विशेष व्यक्ति, जैसे कूप मंडूपाला देखा था हमने, विशेष व्यक्ति। इस प्रकार का जो विग्रह होता है किसमें होता है? बहुव्रीहि में, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये। ठीक है, तो निर्दय इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, किसका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? स्वर्ग प्राप्त, क्या बनेगा? स्वर्ग को प्राप्त, कर्म, कर्म तत्पुरुष है, इसमें स्वर्ग को प्राप्त आ जाएगा।
मझधार, द्वंद्व समास बोल रहा है, मज और धार, ऐसा नहीं बनता इसका, ये गलत है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है, ये वाला असंगत है। आमरण अव्ययी भाव है, बिल्कुल सही, उपसर्ग लगा है। काला पानी, कर्मधारा है, यहाँ पानी की विशेषता बतला रहा है, कैसा, काला पानी, तो कौन सा गलत हो गया, मझधार। मझधार मतलब धार के मध्य में, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो मझधार, मझधार मतलब धार के बीच में या मध्य में, मध्य में, जो भी लिखना चाहे, दोनों में से एक चीज लिखनी है आपको। कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनको हमने प्रैक्टिस की है। इसी प्रकार के और भी सवाल आप अपनी किताबों से बनाइए। कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई डाउट आता है, तो आप फिर कांटेक्ट करके पूछ लें, है ना। और अगर हमको और मौका मिलता है तो इस प्रकार के और आपके लिए एमसीक्यू के वीडियो बना दिए जाएंगे, तो वहां से आपके प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी।